दोस्तों वास्तु मतलब होता है उस भूमि को निवास करने योग्य बनाना। तो वास्तु का जो कंसेप्ट था दोस्तों, वह तो पहले राजा, बड़े बड़े मंदिर, इन तक ही सीमित था। राजा हमेशा चाहता था कि जो भी जनता है या जो सेनापति या बड़े व्यापारी है राज्य के, या फिर जो भी कॉम्पिटिटर्स है, वह कभी राजा ना बन पाए। तो वास्तु में बहुत सारी विकृति डाली गई। जैसे कि उदाहरणार्थ हम देखेंगे कि वास्तु में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आता है कि जो ब्रह्म नाभि होती है, मतलब जो ब्रह्म विधि होती है, उसको ओपन रखा जाता है। जैसे कि हम पुराने जो भी हवेलियाँ, कोठियाँ या फिर बहुत सारे बंगले ऐसे कोर्ट, उसमें जो बीच में ब्रह्मस्थान होता है उसमें कोर्टयार्ड बनाए जाते हैं जो कि ओपन टू द स्काई होते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों कि वेंटिलेशन से सेहत तो अच्छी रहती है, पर वो आदमी कभी राजा नहीं बन पाता। जैसे हम बकिंगहम पैलेस देखेंगे इंग्लैंड के रानी का, उनका सूरज कभी डूबा नहीं ऐसा कहा जाता है, और उन्होंने पूरे जगत पे राज्य किया। तो जो रानी का जो रहने का प्लेस था, उसका जो कोर्टयार्ड था यानी ब्रह्मस्थान, वो कवर था, वह बिल्कुल भी खुला नहीं था। तो हमको ये समझना पड़ेगा ये विकृतियाँ डाली गई ताकि जो सामान्य जनता है या जो मिडिल क्लास जनता है या लोग हैं या सैन्य के लोग हैं, ये कभी राजा ना बन पाए। तो वास्तु के पैटर्न इतने अचूक थे कि एक आदमी को राजा तक ये बना सकते हैं, पर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे आपकी कुंडली क्या है, आपका एक तरीके से होरोस्कोप क्या है, उस हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करना पड़ता है दोस्तों। और इस कस्टमाइजेशन को ही हम वास्तु कहते हैं कि उस आदमी की प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है। जिस तरीके से हम बड़े बड़े टेम्पल्स को देखते हैं, जैसे कि हमारा पद्मनाभम मंदिर हो गया, तिरुपति बालाजी मंदिर हो गया, या फिर पुणे का दगड़ू शेठ हलवाई, या फिर मुंबई में जो सिद्धि विनायक का मंदिर हो गया, बद्रीनाथ जी का मंदिर हो गया। तो यह सारे वास्तुकला के उत्तम एक प्रतिकृति या फिर वास्तु के उत्तम उदाहरण है दोस्तों। जिस तरीके से तिरुपति बालाजी के मंदिर को जिस नाड़ी पे, ज़मीन की नाड़ी पे, और उस ज़मीन की ऊर्जा को जिस तरीके से बैलेंस किया गया है, उस तरीके से वह एक मनी मेकिंग मशीन बन गया दोस्तों। पैसों का जो प्रवाह तिरुपति बालाजी मंदिर खींचता है, वह आज तक कोई मंदिर, कोई वास्तु नहीं खींच पाया है। क्यों? क्योंकि उसमें जो ज़मीनी ऊर्जाएं है, जो लैंड एनर्जीज है, उनको काफ़ी संतुलित किया गया है। उसी तरीके से तो तिरुपति बालाजी का जो उदाहरण हम देखते हैं मंदिर का, तो इसकी सारी ज़मीनी ऊर्जाएं संतुलित की गई है। उसी तरीके से उसके कुंडी का, मतलब जहाँ पे दान होता है, वह कुंडी इस तरीके से उत्तर की जो नागा एनर्जी फील्ड है, जो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, उसमें ऐसी सेट की गई है कि वहाँ पे एक तरह से भुजंग एनर्जी फील्ड। तो उसमें पैसों का ओग, या फिर जो भी व्यक्ति जाता है वह अपने गर्दन से कोई चेन निकाल लेगा, कोई कड़ा निकाल लेगा, तो अपने सोने का दान कर देगा, या फिर कोई भी अपनी जो उपयुक्त चीज़ है वो वहाँ पे दान कर देगा। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की धारणा ऐसी बन जाएगी कि यहाँ पर मुझे दान करना चाहिए, और मैं जो भी दान करूँगा वो दुगनी या तिगनी रूप में मेरे पास वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से वास्तु में बहुत सारे प्रकार है। हमको ज़मीनी ऊर्जाएं देखनी पड़ती है, आकार, हर दिशा के आकार, रंग देखने पड़ते हैं। जिस व्यक्ति को परिणाम से प्रयोजन की ओर जाना है, जो उसका प्रयोजन है, उस हिसाब से उसकी वास्तु की स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है। जिस तरह एक मकड़ी अपना जाल बुनती है, उसी तरह का ताना बाना उस व्यक्ति के हिसाब से कस्टमाइज करके दोस्तों एडवांस वास्तु का प्रयोग किया जाता है, जिसके रिजल्ट काफ़ी हद तक देखने योग्य और परिणामकारक होते हैं। तो इस तरीके से, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर पेड़ के पत्ते भी, एक डाली के पत्ते भी अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं, तो हर एक का वास्तु एक सा नहीं होता। जिस तरीके से हम देखते हैं आजकल आर्किटेक्चर या वास्तु वाले लोग भी, या फिर जो डेटा पे काम कर रहे हैं, वह नॉर्थ ईस्ट में मंदिर ले लेते हैं, साउथ ईस्ट में किचन, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम, नॉर्थ वेस्ट में स्टोरेज, और वास्तु हो जाता है। तो इन पोंगा पंडितों के बातों में ना आइए। जो भी एक तरीके से, जैसे हमने कोई वेशभूषा परिधान नहीं की है, पर इसका मतलब ये नहीं होता वेशभूषा डाल के भी लोग एक तरीके से उस संत समाज या साधु समाज के वस्त्र का अनादर कर रहा है, धर्म का अनादर कर रहा है। और जो अपने माल प्रैक्टिसेस चलाते हैं, उनसे, ऐसे ठग लोगों से आपको
बचने की बहुत सारी आवश्यकता। तो इसी तरीके से दोस्तों हमको देखना है कि पहले के ज़माने में वास्तु क्या थी, कि जब भी सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ती थी तो पहली सूरज की किरण जब ज़मीन पर जिस जगह पर गिरती थी तब वह ज़मीन कैसे रिएक्ट करती थी, कैसे प्रतिक्रिया देती थी, कैसे रिस्पॉन्ड करती थी। तो उस हिसाब से इस पूरी वास्तु की धारणा अवधारणा हुई है। और उसी प्रकार से फिर दिन में जो जो उसका समय बदलते जाता है, सूर्य मध्याह्न में जाता है, फिर सायंकाल में सूर्य नीचे आता है, तो उसके जो किरणें ज़मीन से या वायु से या जल से जो संपर्क में आती है तो किस तरीके के कंपन, किस तरीके के स्पंदन तैयार होते हैं, उस हिसाब से इस वास्तु का पूरा ताना बाना होता है। और उसी हिसाब से हमारे पूर्वजों ने, ज्ञानियों ने, पंडितों ने, ऋषियों ने इस वास्तु का एक तरीके से इन पैटर्न्स को डिकोड करके वास्तु का एक प्रकार से नियोजन और उसका आरंभ किया। और वही वास्तु विधा आजकल के इस ज़माने में, अभी आजकल के ज़माने में काफ़ी सारे गैजेट्स आए, कैमराज हो गए, मोबाइल हो गए, नई नई टेक्नोलॉजी हो गई। तो इन सारे गैजेट्स को कैसे हमको इस्तेमाल में लाना है, इसका जो पुरानी वास्तु है उसको नई वास्तु के साथ यानी नए पीढ़ी के नॉलेज के साथ हमको जोड़ना है। जैसे पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा के बीच में एक जो दिशा होती है वो होती है ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी पूर्व आग्नेय दिशा। तो इस दिशा में मंथन का कार्य होता है। तो अगर इस दिशा में कोई भी मंथन का कार्य यानी जैसे यशोदा मैया दही का बिलोना मेथड से वो दही को बनाया जाता था दूध में से बिलोना करके, यानी कि चर्निंग करके, तो उसी हिसाब से जूसर हो गए, ग्राइंडर हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, यह आज के ज़माने में चर्निंग का काम करते हैं, या फिर आटे की चक्की हो गई। तो इन सारी चीज़ों को हम ईस्ट साउथ ईस्ट में रखें, वही फंक्शंस उसके बना के हम उससे अच्छे परिणाम निकाल सकते हैं। तो हमको देखना होगा कि आज के एक प्रकार परिस्थिति में हमको चीज़ों का यानी यूटिलिटीज़ का जो भी उसके फंक्शंस है उस हिसाब से उनको कैसे सेट करना है, कौन सी दिशाओं में सेट करना है, जो हमारी वैदिक वास्तु है उसमें किस तरीके से यह सारे गैजेट्स हमको फ़ायदा पहुँचाए। उसी तरीके से दोस्तों हमको ये भी देखना है कि आज के प्रारूप में जो वास्तु हो रहा है 4 या 8 दिशाओं में ग्रिडेड मैप नहीं देखे जाते, उसी तरीके से 16 दिशाओं में वास्तु नहीं होता। जो वास्तु कर रहा है उसको दिशाओं का ज्ञान होना, ज्योतिष का ज्ञान होना, ग्रहों का ज्ञान होना, प्रकृति का ज्ञान होना, आयुर्वेद का ज्ञान होना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यह सारी जो चीज़ें हैं वह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। या फिर अंग शास्त्र हो गया, हस्ताक्षर हो गया, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी होगी तो हम एक व्यक्ति को उसके परिणाम से प्रयोजन की ओर लेके जाने में सक्षम हैं और बहुत ही आसान तरीके से लेके जा सकते हैं। वास्तु में अक्सर बहुत सारी गलतियाँ ये होती है कि आजकल के जो गैजेट्स है या फिर उस व्यक्ति की जो कुंडली है उसके हिसाब से उसका कस्टमाइज वास्तु नहीं होता। इस वजह से उस व्यक्ति को परिणाम आने में काफ़ी समस्याएं और अड़चनों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के वास्तु को हमको समझना होगा। सिर्फ किसी ने वस्त्र या वेश परिधान किया हुआ है और वह कह रहा है कि वास्तु में ऐसा करो वैसा करो, उस हिसाब से ने आपको पूछना चाहिए कि उस व्यक्ति की केस स्टडीज़ क्या है, या फिर 5-6 वास्तु के ग्रंथों के बारे में बताओ, उनके लेखक कौन है, आपने कैसे काम किया है अब तक, आप कैसे मुझे रिजल्ट देने वाले हो। तो इन सारी चीज़ों को जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, सिर्फ आँख मूंद कर भरोसा नहीं करेंगे, तब आप ठगी होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज जाना कि वास्तु पहले क्या थी, अब क्या है और उसके मिसिंग फैक्ट्स क्या है। तो इसके अगले आने वाले वीडियोस में हम काफ़ी सारी जानकारी लेंगे कि वास्तु का किस प्रकार से यूटिलाइजेशन या फिर कैसे हमारा जो यह सनातनी वैदिक ज्ञान है इसका इस्तेमाल करके हम हमारा जीवन खुशहाली भरा समृद्धशाली बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में वापस नया टॉपिक, नया ज्ञान लेके मिलते हैं। तब तक के लिए आपका मार्गदर्शक आचार्य राजकिरण मार ने आपसे विदा लेता है। धन्यवाद। राधे राधे।